हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हेतल स्पीक्स गुजराती एट होम एंड शी इज फ्लुएंट इन रीडिंग एंड राइटिंग द लैंग्वेज। द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन हर स्कूल इज हिंदी, अ लैंग्वेज शी डज नॉट नो। As per National Education Policy 2020, what measures must be taken by the school in this situation? मतलब हेतल अपने घर में गुजराती बोलती है, पढ़ना या लिखना हो दोनों में ही इस भाषा का उसका अच्छा प्रभाव है, लेकिन उसके विद्यालय में कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है वो हिंदी में दिया जाता है, ऐसी भाषा जो कि उसको बिल्कुल ही नहीं आती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? हेतल शुड बी आस्क्ड टू स्पीक ओनली इन हिंदी एट स्कूल, या फिर ऑल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या कि बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जेंडर इज, जेंडर क्या है? डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जन्म के समय ही निर्धारित होता है, या फिर प्री डिटरमाइंड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अनिश्चित विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, या फिर एस्क्राइब्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर्स, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जेंडर क्या है? जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, assertion और रीजन का, डाइवर्स मोड ऑफ असेसमेंट एंड एजुकेशन शुड बी यूज्ड बाय द टीचर। मतलब अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये चीज सही है, अध्यापक को बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए या फिर बच्चों का आकलन करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर तरीका हर बच्चे पे सेम तरीके से लागू नहीं होता है। हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है, इस वजह से उनको उनका आकलन करना हो या फिर उनका मूल्यांकन करना हो, उसके लिए भी अलग अलग तरीके की विधियों की जरूरत पड़ती है। इस वजह से अध्यापक को बच्चों का जब आकलन करना हो या फिर मूल्यांकन करना हो तो उसके लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। रीजन है, इसमें एक और चीज है, जो टीचर बच्चों का आकलन या मूल्यांकन करता है वो सिर्फ मात्रात्मक नहीं होता है, सिर्फ मात्रात्मक नहीं होता है, बल्कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से अध्यापक बच्चे का मूल्यांकन करता है। ऑब्जर्वेशन विधि होती है, सोशियोमेट्री विधि होती है, प्रोसेस होती है, उन सब के थ्रू टीचर क्या करता है? बच्चे का अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करता है, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी, मतलब क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, दोनों तरीके से बच्चे का आकलन करता है। कारण क्या दिया है? द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज टू सेग्रीगेट द वेल परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास। मतलब कि मूल्यांकन जो किया जाता है बच्चे का अलग अलग तरीकों से, वो इसलिए किया जाता है जिससे कि अच्छा जो निष्पादन कर रहे हैं जो बच्चे, उनको अलग कर दिया जाए, मतलब उनको अलग कक्षा में बिठाया जाए। तो रीजन इसका गलत दिया हुआ है। मूल्यांकन का उद्देश्य वेल परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करना नहीं है, बल्कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, समग्र विकास बच्चे का होना चाहिए, इसलिए बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है मूल्यांकन का? बच्चों का समग्र विकास, ना कि जो वेल परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स है उनको अलग कर दिया जाए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि असर्शन हमारा सही है और रीजन गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात किसने की थी? जॉन डेवी ने प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कही थी। ठीक, इसमें मेन इंपॉर्टेंस किस चीज का होता है? रुचि और प्रयास, इन दोनों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब इंटरेस्ट और ट्राई करना। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? जो शिक्षा होती है वो बच्चों पे केंद्रित होती है, इसमें बच्चे क्या करते हैं? एक्टिवली सीखते हैं,
मतलब खुद सक्रिय होकर के, खुद सक्रिय रूप से सहभागी होकर के कोई भी चीज सीखते हैं। मतलब जो कक्षा में उनका सीखना होता है या पाठ का अधिगम होता है, वो सारी चीजें एक्टिव पार्टिसिपेंट होकर के सीखते हैं। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की कौन सी विशेषता नहीं है इसमें से? एक्टिव पार्टिसिपेट होकर के बच्चे सीखते हैं, ये सही है। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, मतलब कि लचीला समूह गठन होना चाहिए, ये नहीं स्ट्रिक्टली जो बच्चे अच्छे हैं उनको एक साथ बिठा दिया, जो बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे उनको अलग कर दिया। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होनी चाहिए, बच्चों की अपनी चॉइस होनी चाहिए जिन बच्चों के साथ वो ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं। या फिर अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं उनको साथ में रखा जाए, और 2-3 बच्चे ऐसे जिनको कम समझ में आता है उनको साथ में रखा जाए। तो ग्रुपिंग कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ये भी सही है। मोबाइल टीचर, मतलब गतिशील अध्यापक हो, ये नहीं कि पैसिव होकर के बैठे। फोकस ऑन रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, दंड और पुरस्कार का प्रयोग, ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? कि फोकस ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ये नहीं होना चाहिए। मतलब जो ध्यान है वो सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि बच्चे सक्रिय होकर के सीखें और ज्यादा से ज्यादा अपने आप ज्ञान का निर्माण करें, अपने आप चीजों को समझें, ना कि उनको रिवार्ड दे दे करके, पनिशमेंट दे दे करके किसी चीज को सिखाई जाए। ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। 1, 2, 3 ये तीनों पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, और ये फोर्थ वाला नहीं है। मतलब राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, राशि tried a new method to assess children's understanding of concepts. She asked them to frame as many questions as possible for the given answer. Her approach of teaching learning is, मतलब राशि ने बच्चों की अवधारणा के प्रति समझ का आकलन करने के लिए, मतलब कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के बच्चा कितना समझ पाया, इस चीज का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। तो शिक्षण अधिगम का योपागम कैसा है? चाइल्ड सेंटर्ड, सीधी सी चीज है। जब इसमें टीचर क्या कर रही है, बच्चों को एक्टिव होकर के सीखने के लिए मोटिवेट कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो जाएगी टीचिंग लर्निंग की। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसमें क्या होता है, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाया जाता है, बच्चों के एक्सपीरियंसेस को महत्व दिया जाता है, बच्चों को एक्टिव होकर के सीखने का मौका दिया जाता है, एक्टिव लर्नर होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन, चाइल्ड सेंटर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बडी सिस्टम एंड कॉपरेशन लर्निंग इज, मतलब एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और संयोजक अधिगम को या फिर का क्या है इनमें से? इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? जिसमें जनरल और स्पेसिफिक दोनों तरीके के बच्चों को साथ में पढ़ाया जाए, मतलब सामान्य और विशिष्ट दोनों तरीके के बच्चों को जब साथ में शिक्षा दी जाए तो इसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। समावेशी शिक्षा का जो अप्रोच है वो क्या होता है? इसमें होता है कि बच्चों को सबसे पहले नियमित विद्यालय जाने को मिले, हर तरीके के बच्चे, चाहे वो डिसेबल हो, सामान्य हो, एवरेज हो, हर तरीके के बच्चों को नियमित विद्यालय जाने का मौका मिले। इसके अलावा जैसे बाकी सबको शिक्षा दी जाती है वैसे ही उनको भी शिक्षा का अधिकार मिले, मतलब नियमित विद्यालय और जैसे सबको शिक्षा का अधिकार दिया जाता है वैसे उन बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिले। ये दोनों उपागम के आधार पर इंक्लूसिव शिक्षा मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम होता है। ऑप्शन है शुड बी डिस्करेज्ड इजली, अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, शुड बी एक्टिविटी प्रमोटेड, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर विल लीड टू स्टीरियोटाइप फॉर्मेशन, रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है जो समावेशी शिक्षा होती है, या फिर रिड्यूस द लर्निंग आउटकम्स फॉर ऑल, अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है। समावेशी क्या शिक्षा क्या करती है? सक्रियता से प्रोत्साहित करती है। शुड बी एक्टिविटी प्रमोटेड, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट शुड अ टीचर डू फॉर लर्नर्स फॉर डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटी इन हर क्लासरूम, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए?
आस्क टू गेट एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, या फिर मेक स्पेशल सेक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, या फिर मेक एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, या फिर फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप्स दैट यूज ग्रुप डाइवर्सिटी फॉर एनहेंसिंग लर्निंग। ये कीवर्ड होता है कोलैबोरेटिव ग्रुप बना करके बच्चों को सिखाना या सीखने देना। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, मतलब सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। मतलब कि अगर एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उस ग्रुप में जो समूह है, मतलब जो बच्चे हैं, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ विविधता होगी, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगी। तो इससे क्या होगा, जब बच्चे साथ में सीखेंगे, समूह बना करके सीखेंगे, तो एक दूसरे के जो गुण होंगे या फिर एक दूसरे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो एक दूसरे में एक्सचेंज होंगी। तो इस वजह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच क्लासरूम इज इफेक्टिव फॉर इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक विद्यार्थी जिसे ADHD मतलब अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? ADHD ये एक तरीके की मेंटल डिसेबिलिटी होती है, मेंटल डिसेबिलिटी होती है। कौन सी? ADHD। ADHD में नाम से ही पता चल रहा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब कि या तो उनको ध्यान देने में दिक्कत होती है, ध्यान में, या फिर किसी चीज पे कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है, ज्यादा देर तक वो किसी चीज पे अपना कंसंट्रेशन बना के नहीं रख सकते हैं, या फिर हाइपर एक्टिविटी मतलब इधर उधर देखना, इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहना। ये सब क्वालिटीज होती हैं ADHD वाले बच्चों की। हाईली स्ट्रक्चर्ड क्लास वेयर टीचिंग इज प्राइमरी थ्रू ओरल इंस्ट्रक्शंस, या फिर क्लास विद फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट वेयर स्टूडेंट्स वर्क ऑन द टास्क ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लास कैसी होनी चाहिए? वहां पे जो टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सकें। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था हो, जहां उनका मन कहे, जहां जैसे मन कहे वैसे वो बैठ सके, विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। ये क्या है? ADHD वाले क्लासरूम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कैसे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रपोज्ड बाय पीपल हु थिंक मोर डाइवर्जेंटली देन अदर्स इन अ नोवेल सिचुएशन। मतलब एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या कहलाएगा इसमें से? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस, या फिर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिएटिव इंटेलिजेंस, मतलब सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि, अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग भी कहा जाता है। ठीक, क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होता है, किसी व्यक्ति को एक प्रॉब्लम दी जाती है, एक प्रॉब्लम दी जाती है, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन वो एक से ज्यादा निकाल पाता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक प्रॉब्लम का एक से अधिक सल्यूशन निकाल पाता है तो उसको कहेंगे क्रिएटिव थिंकर, मतलब उसके अंदर क्रिएटिव इंटेलिजेंस मतलब पाई जाएगी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड प्राइमरी विद डिफिकल्टीज इन। वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग, जिसमें डिसलेक्सिया होगा, डिसलेक्सी पठन वैकल्य होगा, उनको रीडिंग और राइटिंग दोनों में ही दिक्कत आएगी। ये पठन वैकल्य कैसा होता है? इसमें बच्चे पढ़ने में या लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उनको डाउट रहता है, जैसे वो बी को डी पढ़ते हैं, 100 को वॉस पढ़ते हैं, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कंफ्यूजन है या फिर पढ़ने और लिखने में, तो इन दोनों चीजों में जो बच्चों को दिक्कत आती है तो ऐसी डिफिकल्टी को डिसलेक्सिया कहा जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक
कंप्लीट करेंगे, फिर हमारे CDP के 5 ईयर के पेपर्स का सोल्यूशन PYQ कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।